सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही कहा जा रहा था कि तुर्की और ईरान के हित आपस में टकराएंगे। अहमद अल शरा की अगुवाई वाला हथियारबंद समूह हयात तहरीर अल शाम ने बशर अल असद को सत्ता और सीरिया छोड़ने पर मजबूर किया था। इस समूह को तुर्की का समर्थन हासिल था। सीरिया सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है और बशर अल असद शिया मुसलमान के अलावी समुदाय से थे। बशर अल असद सीरिया की सत्ता पर 2000 से 2024 तक रहे। असद जब तक सत्ता में रहे तब तक सीरिया में ईरान का दबदबा रहा। जाहिर है कि ईरान भी शिया मुस्लिम बहुल देश है। बशर अल असद के सीरिया की सत्ता से जाने को तुर्की के लिए जीत के रूप में देखा गया और ईरान के लिए हार की तरह। सीरिया से बशर अल असद की बेदखली के बाद तुर्की कुर्द अलगाववादियों को भी नियंत्रित करने में कामयाब होता दिख रहा है। पिछले महीने ही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके के संस्थापक सदस्य अब्दुल्लाह ओकलान ने अपने समूह से हथियार छोड़ने की अपील की थी। अब्दुल्लाह ओकलान जेल में बंद है। पीकेके पिछले 4 दशक से तुर्की में गोरिल्ला युद्ध कर रहा था। ओकलान की इस अपील को अर्दोआन की जीत के रूप में देखा जा रहा है। ओकलान ने अपनी अपील में कहा था, मैं हथियार छोड़ने की अपील कर रहा हूं। इस अपील को मानकर ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाएं। सभी समूहों को हथियार छोड़ देना चाहिए और पीकेके अब एक संगठन के रूप में खत्म हो जाना चाहिए। ओकलान की इस अपील को पूरे मध्य पूर्व के लिए अहम माना जा रहा है। सीरिया के बड़े हिस्से पर अब भी कुर्दों का नियंत्रण है और इराक के साथ ईरान में भी कुर्द प्रभावी हैं। 26 फरवरी को तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान से कतर के अल जजीरा टीवी ने पूछा था कि ईरान समर्थित कुर्दों के नेतृत्व वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ ने सीरिया के नए शासक अहमद अल शरा को चुनौती दी तो क्या होगा। इसके जवाब में फिदान ने कहा था, यह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरे देश में किसी खास समूह को समर्थन कर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं तो बदले में आपके देश में भी ऐसा ही हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखाई ने फैदान की टिप्पणी की कड़ी निंदा की। बखाई ने 28 फरवरी को एक बयान जारी कर तुर्की के विदेश मंत्री की आलोचना करते हुए कहा, इस इलाके में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिका और इजराइल के हाथ होने को नहीं देखना बड़ी गलती है। इजराइल सीरिया में जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, फिदान उसकी आलोचना करने से बच रहे हैं। 3 मार्च को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में बखाई ने फिदान की टिप्पणी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, हाल के दिनों में इस इलाके में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे के कारण हर दिन स्पष्ट हो रहे हैं। तुर्की की नीतियों का सीरिया पर क्या असर रहा है इसे बताना चाहिए। इस दिन कुछ ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने तुर्की के राजदूत को समन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च को फिर तुर्की ने ईरानी राजदूत को बुलाकर अपना विरोध जताया। 4 मार्च को तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी अधिकारी की ओर से तुर्की की सार्वजनिक आलोचना को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी गई है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा था, हमारा मानना है कि विदेश नीति के मामलों को घरेलू राजनीति के साथ घालमेल नहीं करना चाहिए। तुर्की के लिए ईरान अहम साझेदार है। लेकिन फिदान की टिप्पणी की ईरानी मीडिया में काफी आलोचना हुई। सुधारवादी हम मिहान ने 2 मार्च को लिखा, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन को लगता है कि हाल के महीनों में कई झटकों के बाद ईरान कमजोर हो गया है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है और तुर्की में जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं, अर्दोआन उनसे ध्यान हटाने के लिए ईरान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तुर्की को स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है और अर्दोआन के खेल को स्थायी तौर पर अप्रासंगिक कर देना चाहिए। ईरान के कंजर्वेटिव जहान न्यूज ने 1 मार्च को लिखा था, फिदान भ्रम के कारण अहंकार ये ग्रसित हैं। फिदान को तुर्की की हैसियत का एहसास ये भी बताने की जरूरत है। रूरत है और ईरान। सुधारवादी शर्मा डेली ने सरकार से संबंध रखने वाले टर्किश सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोप लगाया कि यह ईरान में अजैरी नस्ली समूहों के बीच अलगाववादी भावना को हवा दे रहा है। टर्किश एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि ईरान सीरियाई कुर्दों के साथ सहयोग कर सकता है। ऐसे में तुर्की के विदेश मंत्री ईरान को बताना चाह रहे थे कि तुर्की सब कुछ देख रहा है। अहम बात यह है कि तुर्की एसडीएफ को खत्म करना चाहता है। ऐसा माना जा रहा है कि देर सबेर सीरियाई कुर्द ईरान की तरफ से कुछ न कुछ करेंगे। एसडीएफ अमेरिका के समर्थन को लेकर अनिश्चितता में है क्योंकि ट्रंप ऐसी मदद को बंद कर रहे हैं। अहमद अल शरा सुन्नी हैं
और उनके सत्ता में आने के बाद से ही कहा जा रहा था कि बशर अल असद के अलावी समुदाय के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। सीरिया की कुल आबादी के 10% अलाफी समुदाय के लोग हैं। सीरिया और ईरान की दोस्ती पुरानी रही है। 1980 से 1988 तक इराक ईरान युद्ध के दौरान सीरिया ईरान के साथ था। सीरिया में पिछले हफ्ते गुरुवार से लेकर इस हफ्ते सोमवार तक हुई हिंसा में 1500 लोग मारे गए हैं। इनमें 1068 आम नागरिक हैं और ज्यादातर अलावी हैं। मारने वाले लोग सीरिया की सरकार के वफादार बताए जा रहे हैं। अलावियों के मारे जाने की घटना पर भारत के अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने लिखा है, सीरिया एक विविध समाज वाला देश है। ये मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन कभी एकजुटता नहीं रही। 1946 में फ्रांस से सीरिया को आजादी मिली थी और उसके बाद से कई तख्तापलट हुए। एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा था। 1970 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद असद ने सत्ता पर कब्जा किया और वह सीरिया में राजनीतिक स्थिरता लाने में कामयाब रहे। हाफिज असद ने निरंकुश व्यवस्था बनाई ताकि सीरिया में सामुदायिक संतुलन बनाया जा सके। हाफिज असद ने ऐसा धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत किया था। अल शरा ने हाफिज की इस व्यवस्था को नष्ट कर दिया और अब वह नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसकी जड़ें बहुसंख्यक इस्लाम से जुड़ी हैं। सीरिया में अलावियों की हत्या को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 7 मार्च को कहा था, तुर्की समर्थित हथियारबंद समूह ने असद की सरकार को अपदस्थ किया था। इसका मतलब यह है कि सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सीरिया की नई सरकार और तुर्की की है। अब्बास ने कहा था कि जिन्होंने सीरिया में सरकार बदली है उसी की जिम्मेदारी ही यहां हिंसा और अस्थिरता को रोकें। सऊदी अरब में ओआईसी की बैठक में अब्बास की मुलाकात टर्किश विदेश मंत्री से हुई थी और उन्होंने कहा था कि सीरिया में अस्थिरता का फायदा केवल अतिवादी समूहों और इजराइल को होगा। कायहान ईरान का हार्डलाइनर न्यूज़पेपर है। इसने अपने एक विश्लेषण में पिछले साल 14 दिसंबर को लिखा था, अर्दोआन ने कहा था कि अगर पहले विश्व युद्ध के बाद अलग तरीके से सीमांकन होता तो एलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का तुर्की में होते। अर्दोआन ने ये बातें अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में कही थीं। अर्दोआन ने इस सम्मेलन में कहा था, तुर्की के विपक्षी नेता पूछते हैं कि हम सीरिया में क्या कर रहे हैं। अब मैं उनसे पूछता हूं कि पता चला कि हम सीरिया में क्यों थे। उन्हें पता चला कि बशर अल असद कहां हैं। कुर्द विद्रोहियों के साथ समझौते को अर्दोआन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। सोनेर कागोप्ते थिंक टैंक वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं और अर्दोआन पर एक किताब भी लिख चुके हैं। सोनेर ने वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लिखा है, अर्दोआन का लक्ष्य है कि कुर्द समर्थक डीएम पार्टी और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जो कि दशकों पुराना विपक्षी खेमा है, उन्हें खत्म कर दिया जाए। इनके रहते अर्दोआन को और लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहने में मुश्किल होगी। 2017 से 18 में अर्दोआन के प्रधानमंत्री बने रहने की संवैधानिक सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह कराया था। संविधान संशोधन के बाद तुर्की को संसदीय शासन प्रणाली से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद अर्दोआन राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन अब राष्ट्रपति बने रहने की संवैधानिक सीमा भी समाप्त हो रही है। 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में तुर्की के मौजूदा नियम के मुताबिक अर्दोआन हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसीलिए अर्दोआन कुर्द समर्थक पार्टियों के साथ समझौते कर रहे हैं ताकि फिर से संविधान संशोधन में उनका समर्थन हासिल कर सकें। लेकिन कुर्दों के अधिकारों का तुर्की का राष्ट्रवादी विपक्षी खेमा विरोध करता है और इनमें अर्दोआन के भी समर्थक हैं। दूसरी तरफ डीएम पार्टी के वोटर्स भी नहीं चाहेंगे कि अर्दोआन पूरी जिंदगी राष्ट्रपति बने रहें। सोनेर ने लिखा है, अर्दोआन के पास एक विकल्प यह भी है कि वह डीएम पार्टी के समर्थन हासिल कर 2028 के पहले मध्यावधि चुनाव करा लें। क्योंकि संसद समय से पहले भंग होती है तो उन्हें नियम के मुताबिक अपने आप एक और कार्यकाल मिल जाएगा। इसके बदले में अर्दोआन डीएम पार्टी को कुर्द बहुल शहरों में मेयर के पद फिर से दे सकते हैं, क्योंकि जून 2024 की शुरुआत में इन शहर के मेयरों को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा कुर्दों को कुछ सांस्कृतिक अधिकार भी मिल सकते हैं। भले इसके नतीजे जो हों, लेकिन पीकेके के साथ टकराव खत्म होता है तो यह ऐतिहासिक होगा और इसका श्रेय अर्दोआन को मिलेगा।
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज रूम की ओर से प्रकाशित के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर फॉलो भी कर सकते हैं।